तो यहाँ पर अब हमने स्टार्ट करना है फ्रिक्शन का टॉपिक। और फ्रिक्शन वैसे हमने बेसिकली काफी जगह पर पहले ही डिस्कस कर लिया। फ्रिक्शन हमें पता है कि ऑपोजिट फोर्स होती है जो मोशन के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। या अगर आप बॉडीज को स्लाइड कर रहे हो, दो डिफरेंट सरफेस की बॉडीज को आप स्लाइड कर रहे हो, तो वहां पर भी आपके पास क्या होता है, वहां पर रेजिस्टेंस होती है। मतलब लेट सपोज अगर आप सिंपल पहले फ्रिक्शन को डिफाइन करना हो, तो फ्रिक्शन को आप सिंपल इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि फ्रिक्शन इज द फोर्स that opposes one surface अगर आपके पास दो टाइल्स हों, ठीक है, नॉर्मल जो हम फ्लोर टाइल्स यूज करते हैं, और उसके कंपैरिजन में अगर आपके पास दो टाइल्स और हों लेकिन वो रबर के बने हो, और दोनों को आपने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना हो, तो कौन सी दो टाइल्स को आप इजीली मूव कर सकते हो या स्लाइड कर सकते हो? फ्लोर टाइल्स को या रबर टाइल्स को? सर दूसरी वाली कौन सी रबर है और दूसरी कौन सी? अब आपके पास दो टाइल्स हो, अगर दो रबर के टाइल्स हो और नॉर्मल जो है वो दो टाइल्स ऐसे हैं जो हम नॉर्मल अपनी फ्लोरिंग पे यूज करते हैं, ठीक है, तो जब आप उन्हें स्लाइड कर रहे हो, तो उन्हें स्लाइड करने में कौन सी दो टाइल्स को स्लाइड करना इजी है, रबर को या नॉर्मल ग्राउंड टाइल्स को? अच्छा, नॉर्मल टाइल को स्लाइड करना इजी है, बिल्कुल ठीक। तो आपके पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स थी। देखिए, बेसिक टॉपिक है, इसमें बेसिक्स तो हमें काफी इसकी समझ आती है। तो एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया कि दो आपके पास ग्राउंड टाइल्स थी और उन्हें आपने स्लाइड करना है, और दो आपके पास रबर टाइल्स थी, या आप कह लो एक रबर के पीसेस थे स्क्वायर शेप में टाइल्स की फॉर्म में, उन्हें आपने स्लाइड करना था। तो आप इनमें फ्रिक्शन को अगर कंपेयर करो, तो फ्रिक्शन जो होगी वो ग्रेटर कहाँ पर होगी? यहाँ पर आपके पास ग्रेटर फ्रिक्शन होगी, और सेकंड पार्ट में आपके पास, या फर्स्ट जो एग्जांपल है ग्राउंड टाइल्स की, वहां पर फ्रिक्शन आपके पास लेस होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ तक अगर आपके पास एक बेसिक सी हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली और बेसिक सी इसकी डेफिनेशन हो गई कि जब हम स्लाइड करते हैं या ट्राई टू स्लाइड करने की वहाँ कोशिश करते हैं या मूव करने की कोशिश करते हैं, तो जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो वहां पर आपके पास जो है वो फ्रिक्शन की क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमेशा एक्ट करती है ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। राइट? तो एक चीज आप यहाँ पर और लिख सकते हो कि इट ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन किसके? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये नॉर्मली जो है वो आपके पास मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये मोशन के साथ ट्रेवल कर रहा हो, वो भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि कौन सी एग्जांपल में ऐसा पॉसिबल है कि जहां पर फ्रिक्शन और मोशन दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो वो पार्ट भी हम देख लेंगे कि कहाँ पॉसिबल है। अब लेट सपोज अगर आपके पास एक ब्लॉक हो और उस ब्लॉक को आपने ड्रैग करना हो, ठीक है, यहाँ पर आपके पास ब्लॉक आ गया और ब्लॉक को आपने यहाँ पर
इस सरफेस पे प्लेस किया, उसका मास m, और इससे हम यहाँ पर ड्रैग करने की अगर कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो अप्लाइड फोर्स होगी वो राइट हैंड साइड पर होगी। हम इसे मूव करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो अप्लाइड फोर्स राइट पर आ गई, फ्रिक्शन आपके पास लेफ्ट पर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। अगर आप यहाँ पर इसे पुश कर रहे हो ब्लॉक को, लेकिन ब्लॉक अभी स्लाइड नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या उस कंडीशन में भी फ्रिक्शन होगी? आपने बहुत माइनर फोर्स अप्लाई की और ब्लॉक जो है वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ, लेकिन आपने फोर्स अप्लाई की, तो क्या वहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू होगी? अब आप यहाँ पर जो है वो रेस्ट स्टेट में अगर बॉडी थी, आपने बहुत माइनर सी फोर्स अप्लाई की, ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन इस तरह की आई कि हमने बहुत माइनर फोर्स अप्लाई की, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज किया, अप्लाइड फोर्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज, और इंक्रीज करने के बाद का जो रिएक्शन होगा, तो उसके बारे में आप फ्रिक्शन के बारे में क्या कमेंट करोगे? अभी ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी ब्लॉक जो है वो स्टिल रेस्ट स्टेट में, तो आपने फोर्स को इंक्रीज किया, लेकिन ब्लॉक अभी स्टिल रेस्ट स्टेट में, तो अब आप फ्रिक्शन के बारे में क्या कमेंट करोगे? एनी आइडिया कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या जीरो होगी? कोई भी आपका आइडिया हो? अच्छा, यस नो तो बता सकते हो, इंक्रीज होगी फ्रिक्शन यहाँ पर? सर आई थिंक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल ठीक है, फ्रिक्शन जैसे होगी, आपने बोल। क्लियर जी। होगी, ठीक है। और अब क्योंकि देखो, हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट, अगर आप लोगों को याद हो, कि ऑपोजिट और आपके पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस होती है, राइट? अगर आपके पास राइट हैंड साइड पर फोर्स अप्लाई हो रही है और लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स अप्लाई हो रही है, और वो दोनों अगर बैलेंस हो, तो आपके पास ऑब्जेक्ट किस स्टेट में रहता है? रेस्ट स्टेट में, राइट? तो यहाँ पर भी आपके पास सेम फिनोमेना अप्लाई हो रहा है कि दोनों फोर्सेस आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ब्लॉक अभी भी रेस्ट में। तो इसका मतलब ये कि अगर आप फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पर कमेंट करते हो, तो फ्रिक्शन के बारे में आप ये लिख सकते हो कि फ्रिक्शन की फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसने ब्लॉक को रेजिस्ट किया है मूव करने से। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन की यहाँ पर वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि अगर ब्लॉक मूव कर जाता है वहां से, तो इसका मतलब है हमारी अप्लाइड फोर्स ग्रेटर हो गई फ्रिक्शन से, तभी हमने ब्लॉक को मूव कर लिया इजीली। लेकिन अगर वो ब्लॉक वहां पर मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन अभी बैलेंस्ड है, राइट? तो अगर मैं इनको सिंबल्स लिख दूं, लेट सपोज अप्लाइड फोर्स के लिए हम P का सिंबल यूज करें, और फ्रिक्शन के लिए F का सिंबल अगर मैं यूज करूं, तो इसका मतलब ये कि अभी फर्स्ट स्टेट में आपके पास P और F बैलेंस्ड है, ऐसा ही है, क्योंकि अब वो वहां पर मूव नहीं कर रहे। मूव ना करने का मतलब ये कि दोनों फोर्सेस आपके पास बैलेंस्ड हो गई, ठीक है, तो जितनी फोर्स आपकी अप्लाइड थी उतनी फ्रिक्शन की हो गई, और ब्लॉक अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। तो इस क्वांटिटी को आप कहते हो, जहां पर स्टार्टिंग में बॉडी मूव ना करे आपके पास फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, तो इस वक्त जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है
उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप वर्ड यूज करते हो स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो दिस पार्ट ऑफ फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एट दिस स्टेज विल नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट पार्ट। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज अब हम फोर्स को और इंक्रीज करते हैं और ब्लॉक अपनी जगह से मूव हो जाता है। ठीक है, अब हमने फोर्स को इंक्रीज किया और ब्लॉक जो है वो अपनी जगह से स्लाइड कर दिया। ठीक है, और लेट्स सपोज नाउ ब्लॉक स्लाइड्स विथ कांस्टेंट स्पीड ठीक है, तो अब ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब ये है कि उसकी डायरेक्शन जो है मोशन की वो फॉरवर्ड है। ठीक है, अब जो ब्लॉक है आपके पास वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो अब आप फ्रिक्शन के बारे में क्या कमेंट्स कर सकते हो? क्या फ्रिक्शन अब भी पहले जितनी है या पहले से कुछ रिड्यूस हो गई या कुछ इंक्रीज हो जाएगी? सर आई थिंक फ्रिक्शन तो सेम रहेगी लेकिन अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन सेम है और अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो जाएगी। और अगर कोई और कमेंट करना चाहे? क्योंकि स्टैटिक का वर्ड हम यूज करते हैं रेस्ट स्टेट के लिए, और यहाँ पर हम मोशन में जब आ गए बॉडी की, तो अब हम डायनामिक का वर्ड यूज करेंगे। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगी वो आपके पास डायनामिक फ्रिक्शन हो जाएगी। तो एक टाइप तो आपको ये पता चल गई कि जब रेस्ट स्टेट में फ्रिक्शन अप्लाई होगी तो स्टैटिक, और जब मोशन में अप्लाई होगी तो वो भी कांस्टेंट स्पीड पे, तो वो डायनेमिक फ्रिक्शन। और अगर वेरिएबल से भी मूव कर रही है तब भी डायनेमिक फ्रिक्शन होगी। अब जो बात की फ्रिक्शन की वैल्यू की, तो फ्रिक्शन की वैल्यू का मतलब ये है कि अब आपके पास जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी, लेस हो जाएगी प्रीवियस से। क्योंकि पहले फ्रिक्शन अपनी उस वैल्यू पर थी जब उसने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मूव नहीं करने दिया, क्योंकि उसका काम रेजिस्ट करना है। उसने इतनी रेजिस्टेंस दी अप्लाइड फोर्स को कि वो उसे अपनी जगह पर स्टेबल रख सके। लेकिन अब क्योंकि ब्लॉक वहां से ड्रैग हो गया, तो डायनामिक फ्रिक्शन स्लाइटली ग्रेटर हो जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, सो इस सिचुएशन में आपके पास जो डायनामिक फ्रिक्शन है, अगर मैं यहाँ लिखूं एफ डी यानी डायनामिक फ्रिक्शन, तो वो आपके पास स्लाइटली ग्रेटर होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो ये तो हमारे पास बेसिक फ्रिक्शन का एक कॉन्सेप्ट आ गया कि हम स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंशिएट किस तरह से कर सकते हैं। और जब बॉडी बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये होगा आपके पास कि बॉडी जो है वो उस वक्त अपनी मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू पर होगी। जो सरफेस होगा ग्राउंड का वो मैक्सिमम आपको फ्रिक्शन अप्लाई कर रहा होगा। लेकिन जब बॉडी स्लाइटली मूव करना शुरू कर दे या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो, तो हमारी अप्लाइड फोर्स तो ग्रेटर हो गई है, हमें पता है। लेकिन जो फ्रिक्शन की बात अगर हम करेंगे, क्योंकि बॉडी पहले मूव नहीं कर रही थी तो उसका काम था रेजिस्ट करना, तो वो पहले मैक्सिमम थी, अब जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ये लिखोगे, मैंने यहाँ पे डी को पहले लिख दिया, एस को बाद में। इसको करेक्ट कर लेना कि आपके पास जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी वो स्लाइटली ग्रेटर होगी डायनामिक से। ठीक है, क्योंकि जब उसने रेस्ट स्टेट में ब्लॉक को रखा उस वक्त स्टैटिक थी, और अब थोड़ा सा वो मोशन में आ चुकी है, तो उसकी फ्रिक्शन थोड़ी सी स्लाइटली डिक्रीज होगी, बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा। ठीक है,
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हो अगर। अब ये तो हमने बात कर ली सॉलिड सरफेस की, बिल्कुल ठीक है। अगर हम लिक्विड में बात करें और गैसेस में बात करें, तो क्या फ्लूइड्स में भी आपके पास फ्रिक्शन होती है? हम फ्लूइड की टर्म यूज करते हैं लिक्विड और गैसेस के लिए। तो फ्लूइड में आपके पास गैस भी आएगा और लिक्विड भी आ जाएगा। तो गैसेस और लिक्विड में भी बिल्कुल आपके पास फ्रिक्शन होती है। गैसेस की अगर हम सिंपल सी एग्जांपल लें हमारी डेली लाइफ की, जो एयर रेजिस्टेंस हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो वो हमें एक तरह का फ्रिक्शन का इफेक्ट दे रही होती है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में अगर आप डिफरेंट लिक्विड को कंपेयर करो, लेट सपोज आपके पास हनी ऑयल, हनी है, ऑयल है, वाटर है, ग्लिसरीन है, डिफरेंट टाइप के आपके पास लिक्विड्स आ जाएं अगर, तो और आप उन्हें कंपेयर करते हो, ऑयल और लेट सपोज वाटर और हनी, हम इनको कंपेयर कर लें, तो इनमें आप देखो इनका फ्लो करने का रेट डिफरेंट होता है। हनी जो है वो सबसे स्लो आपके पास वहाँ पे फ्लो करता है, और उससे थोड़ा फास्ट ऑयल और वाटर जो है वो सबसे फास्ट फ्लो करेगा। तो इन सब में भी जो फ्रिक्शन होती है, उसके लिए जो नॉर्मल आपके पास टर्म यूज की जाएगी, उसके लिए टर्म यूज होगी ड्रैग की। तो अगर कहीं पर आपको ड्रैग का वर्ड मिले, तो वो ड्रैग भी आपके पास एक फोर्स की टाइप है जो कि फ्रिक्शन की तरह काम करती है गैसेस और फ्लूइड्स में, राइट। तो ये आपके पास ड्रैग का कॉन्सेप्ट आ गया एक लिक्विड और गैसेस में, और फ्रिक्शन हमने देख लिया सॉलिड्स में। ठीक है। अच्छा, तो हमने ड्रैग की बात कर ली। ड्रैग की बात करने के बाद हमें लिक्विड और गैसेस का पता चल गया और सॉलिड्स का पता चल गया, ठीक है। और इसमें कुछ इतनी ज्यादा डिटेल नहीं आएगी। बस एक चीज और बताओ यहाँ पर, कि जब आपके पास फ्रिक्शन का फिनोमिना वहां पर मौजूद है, तो जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो टायर्स में, या आपके पास नॉर्मल इंजन जो होते हैं हमारी बाइक के, कार्स के, तो उनकी कंटिन्यूसली वर्किंग की वजह से वहां पर एक क्वांटिटी और प्रोड्यूस हो जाती है। फ्रिक्शन तो है वहां पर, उसके साथ साथ एक क्वांटिटी आपके पास और प्रोड्यूस हो रही है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो? वो एक, आप हिंट ये है कि वो एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि फ्रिक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है। नॉर्मली जो अभी, हाँ, हीट एनर्जी, यस। तो हीट एनर्जी जो है वो आपके पास इसके रिजल्ट में प्रोड्यूस होती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि फ्रिक्शन के रिजल्ट में आपको एक क्वांटिटी और मिल रही है, वो है हीट की एनर्जी। तो बहुत सारी जगह पर ये क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर शायद फोर्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो फ्रिक्शन को ही स्टैटिक डायनामिक लिख के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लेकिन फ्रिक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके पास हीट एनर्जी है। अच्छा, इसके बाद जो डिटेल्ड आपके पास एक टॉपिक है इसमें फ्रिक्शन का, वो है ड्राइविंग एंड कार सेफ्टी का, जो कि रिलेटेड है आपके ब्रेकिंग सिस्टम से। ठीक है। तो उस ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फ्रिक्शन के साथ, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ब्रेकिंग सिस्टम की बात करो, तो ब्रेकिंग सिस्टम में आपके पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है। देखो, जब भी कोई ड्राइव कर रहा हो या राइड कर रहा हो बाइक या कार, तो उसमें आपके पास अगर अचानक स्पीड ब्रेकर आ जाए, या स्पीड ब्रेकर नॉर्मल भी आपको दिख रहा है कि अभी आने वाला है स्पीड ब्रेकर, तो वहां पर क्या होता है कि हमें एक आइडिया होता है कि हमने ब्रेक यहाँ पर अप्लाई करनी है, तो हम स्पीड ब्रेकर तक इजीली पहुंच जाएंगे स्मूथली। ठीक है। एक बात तो ये हो गई कि हमने सोचा वहां पर कि हमने यहाँ ब्रेक अप्लाई करनी है। खैर, वहां पे इतना लेंदी सिनेरियो नहीं होता कि हम सोचें और ये सारी कैलकुलेशन हो। ये हमारे में नेचुरल होता है कि हम सोचते हैं कि हमें यहाँ ब्रेक लगानी है,
क्योंकि कार की कंडीशन हमें पता होती है, हमारी ब्रेकिंग सिस्टम हमें पता होता है कितना स्ट्रांग है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम सोच के ब्रेक अप्लाई करते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर हमारी ब्रेक उस टाइम पे हम अप्लाई करते हैं जब आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कार स्मूथली उस स्पीड ब्रेकर से पास हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो तरह की अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ गई। ठीक है, एक को हम आइडेंटिफाई करेंगे या एक को हम कैटेगराइज करेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो एक आपके पास जो डिस्टेंस कवर होगा वो ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। इनको भी हम डिफरेंस देख लेंगे कि किस तरह से डिफरेंस होता है। और एक डिस्टेंस हमने कवर किया थिंकिंग डिस्टेंस। ठीक है, जब हमने ये चीज आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर रहे थे कि हमने यहाँ पर अगर ब्रेक अप्लाई की तो इस पॉइंट तक हमारा जो डिस्टेंस है वो कवर होगा और हम स्मूथली जो है वो वहां से पास हो जाएंगे, तो वो हमारा थिंकिंग डिस्टेंस हो गया। क्योंकि कार या बाइक्स जब रोड पर चल रही हो और ट्रैफिक भी आपके पास फ्लो में हो तो वहां पर हमें ब्रेक के पैडल पे हमारा पाउंस के अकॉर्डिंगली आता है कि हमें पता होता है कि फ्रंट वाली कार या जो भी हमारा व्हीकल है वो किस स्पीड पर जा रहा है। अगर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो मुझे भी फौरन रिएक्शन ब्रेक अप्लाई करनी है, तो ये दो चीजें अलग अलग हो जाती है। ठीक है, अब इसमें पहले थिंकिंग डिस्टेंस आएगा या ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगा? पहले क्या चीज आएगी ब्रेक अप्लाई करते हुए? पहले थिंकिंग आएगी या ब्रेकिंग आएगी? थिंकिंग आएगा सबसे पहले, क्योंकि पहले हमने वहां पर माइंड बनाया अपना ब्रेक अप्लाई करने का। बिल्कुल सही है, थिंकिंग डिस्टेंस। तो थिंकिंग डिस्टेंस आपके पास पहले आएगा। ठीक है, तो अब हम जब माइंड बनाते हैं ब्रेक अप्लाई करने के लिए और जब हम ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं तो बिल्कुल फौरन ब्रेक अप्लाई नहीं होती, कुछ टाइम में अप्लाई होती है, बहुत माइक्रो सेकंड्स के टाइम में रिएक्शन टाइम होता है। क्योंकि हम फौरन तो ब्रेक अप्लाई नहीं करते, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फुट जो है वो ब्रेक पर जाएगा, ब्रेक जो है वो प्रेस होगी, तो इसमें माइक्रो सेकंड्स पास हो चुके होंगे और उन माइक्रो सेकंड्स में हम कुछ डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, तो वो डिस्टेंस आपके पास होगा थिंकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि अगर आप थिंकिंग डिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हो तो थिंकिंग डिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। ठीक है, जब हमारा रिएक्शन हमने किया, अभी ब्रेक अप्लाई नहीं हुई, इसको मैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर कर दूं, अभी ब्रेक अप्लाई नहीं हुई, ब्रेक अप्लाई करने से पहले जो हमारा रिएक्शन था ये वो वाला डिस्टेंस है, उसमें भी तो कुछ डिस्टेंस हमारा पास हो चुका होता है, हमें इतना आइडिया नहीं होता वहां पर, लेकिन कुछ डिस्टेंस वहां पे हमारी कार या व्हीकल कवर कर चुका होता है। तो ब्रेक अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो चुका, तो वो डिस्टेंस आपके पास होगा ब्रेकिंग थिंकिंग डिस्टेंस। और नेक्स्ट फिर जब आप आते हो ब्रेकिंग डिस्टेंस पे, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगा जब हमने ब्रेक अप्लाई कर दी। ठीक है, तो डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए आप लिख सकते हो डिस्टेंस ओवर विच ब्रेक्स अप्लाइड और ये कार के रेस्ट आने से पहले तक का डिस्टेंस होगा बिफोर व्हीकल कम्स टू रेस्ट। तो आपको दोनों डिस्टेंस में कंफ्यूजन क्लियर हो गया, दोनों का डिफरेंस पता चल गया।
ठीक है। तो एक डिस्टेंस वो था जब हमने वहां पर इस चीज के लिए सोचा कि हमने ब्रेक अप्लाई करनी है, वो हमारा थिंकिंग डिस्टेंस हो गया। उस वक्त तक हमने ब्रेक अप्लाई नहीं की थी। और जब हमने ब्रेक अप्लाई की तो कार के रेस्ट में आने से पहले पहले जो भी डिस्टेंस हमारी कार कवर कर चुकी होगी, तो वो डिस्टेंस आपका होगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है। तो ये आपके पास दो डिस्टेंस हो गए जो हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम में अप्लाई होते हैं। उसके बाद एक आपके पास फाइनल डिस्टेंस की क्वांटिटी आएगी, और वो क्वांटिटी होगी स्टॉपिंग डिस्टेंस की। तो एक और फाइनल कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर, जिसको आप कहते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? बता सकते हो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो सकते हैं यहाँ पर? अब क्योंकि हमारी कार रेस्ट में आ चुकी है फाइनली, अब और कार ने डिस्टेंस कवर नहीं करना। तो इसका मतलब ये है कि जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करके आ चुके हैं थिंकिंग में और ब्रेकिंग में, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस covered by a body during braking and thinking distance। तो इनको मैं शॉर्ट करके अगर लिख दूं, थिंकिंग प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। सही, थिंकिंग डिस्टेंस मतलब क्यों रेलेवेंट है, मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि इसमें होता ही है, लेट सपोज अगर आप बहुत स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, और उस स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हो, लेट सपोज आपकी 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और अगर आप वहां पे ब्रेक अप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपका रिएक्शन टाइम मैटर्स करता है। ठीक है, वहां पे रिएक्शन टाइम बहुत मैटर करता है। अभी जब इसके फैक्टर्स भी लिखेंगे ना, ब्रेकिंग और थिंकिंग डिस्टेंस के। अब लेट सपोज आप कार जो है वो ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, आपकी आईसाइट जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपकी आईसाइट वीक है। ठीक है, तो उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा? आपके रिएक्शन टाइम में। जब आप स्पीड ब्रेकर को दूसरे के कंपैरिजन में देर से देखोगे, तो आपका रिएक्शन टाइम क्या हो गया? स्लो हो गया। आप उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करोगे जितना जल्दी कोई दूसरा रिएक्ट करेगा, क्योंकि आईसाइट का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उस आईसाइट प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा कि आप उतना स्मूथ नहीं जा पाओगे इस बैरियर से, जितना आपके साथ दूसरा वाला जा सकता है। वो क्योंकि उसकी आईसाइट नॉर्मल है, तो वो इजीली उसको स्मूथली कवर कर लेगा पहले से ऑब्जर्व करके। अब किसी की आईसाइट उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, या आप अगर बॉडी की फिजिकल स्टेट की बात कर लो, तो अगर बॉडी उसकी फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसका रिएक्शन टाइम इतना अच्छा नहीं है, तो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो उसमें ये होगा कि मतलब बहुत हमारी डेली लाइफ में तो कोई इतना इफेक्ट नहीं आता इस पे। बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि बहुत आप टू द पॉइंट या ऑन द स्पॉट ब्रेक लगाने का सोचते हो, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इनके फैक्टर्स को देखो, तो अब जिस तरह से कोई सोया नहीं है एक दिन से और वो ड्राइविंग कर रहा है, तो वो स्लीपी स्टेट में ड्राइव कर रहा है, तो उसका जो थिंकिंग कैपेसिटी होगी वो एक फ्रेश पर्सन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम हो चुकी होगी, क्योंकि वो पहले ही एक तो सोया नहीं है, और उसकी वजह से उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो बहुत डिफरेंट है दूसरे के कंपैरिजन में, तो वो इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सही सर। तो ये सारी चीजें थिंकिंग में इंपॉर्टेंट है। तो आप उतना स्मूथ नहीं कर पाओगे उस डिस्टेंस को कवर जितना कोई दूसरा कर पा रहा है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस तो हमें पता है कि ब्रेक लगाते ही कार स्टॉप नहीं होती। उसमें आपके पास टायर्स की क्वालिटी, रोड पे क्या मटेरियल है, और कोई फ्लूइड तो नहीं है, बारिश तो नहीं हुई भी, ऑयल तो नहीं गिरा हुआ, ये सारे फैक्टर्स जो है वो आपके पास फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। राइट। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा, अब अगर आप इसके फैक्टर्स की बात करते हो, तो हम पहले थिंकिंग डिस्टेंस के फैक्टर्स लिखते हैं।
अब अगर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, तो फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थिंकिंग की, फिर हम डिस्टेंस की बात करते हैं दूसरे। तो थिंकिंग में जिस तरह से अभी आपको फैक्टर्स बताए, तो वो सारे फैक्टर्स आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। और वो फैक्टर्स कौन कौन से थे? अब यहाँ पर जैसे एक हमने लिखा कि ड्राइवर कितना फ्रेश है आपके पास या कितना थक चुका है, तो उसकी टायर्डनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। डिग्री ऑफ टायर्डनेस जो होगी वो इम्पोर्टेंट है। और सेकंड क्या हो सकता है वहां पर? अगर कोई नॉर्मली मतलब बहुत ज्यादा दवाएं लेता है या थोड़ा सा ड्रग्स या अल्कोहल का जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर बनता है फिर उसकी फिजिकल स्टेट को थोड़ा सा इफेक्ट करने के लिए। ठीक है, वरना जरूरी नहीं है कि आप अल्कोहल और ड्रग्स नॉर्मल स्टेट में लो। कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन लेता है, उसकी मेडिसिन इतनी आपके पास एमजी की होती है कि उसमें थोड़ा बहुत अल्कोहल और ड्रग का यूज किया जा रहा होता है, तो उसमें भी आपके पास अल्कोहल और ड्रग्स का भी फैक्टर आता है, क्योंकि वो आपके ड्राइवर की फिजिकल स्टेट को इफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा एक और फैक्टर हमने डिस्कस किया आई साइट का। ठीक है, तो आई साइट भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारे आपके पास फैक्टर हो गए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि विजिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब सर्दियों के मौसम में आपके पास फॉग बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, कुछ एरियाज में, तो फिर आपके पास विजिबिलिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वहां पर थिंकिंग डिस्टेंस में। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा क्लियर, आप ब्रेक लगाने के लिए सोचोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो गए। और इसी को आगे कंटिन्यू करो अगर आप, और ब्रेकिंग डिस्टेंस के फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड है आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस। और ब्रेकिंग के फैक्टर्स बता सकते हो? अब डिपेंड करता है रोड की कंडीशंस पे। ठीक है, रोड की कंडीशन क्या है आपके पास, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने अपने टाइम पे ब्रेक लगाई लेकिन रोड इस कंडीशन में नहीं था कि टायर जो है वो रेजिस्ट कर सके इतना कार को, तो रोड की कंडीशन इंपॉर्टेंट है वहां पर। और और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सर टायर्स, क्वालिटी ऑफ टायर्स। ठीक है, क्वालिटी ऑफ टायर्स बिल्कुल सही। तो टायर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, फिर आपकी ब्रेकिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि ब्रेक आपके कितने लूज कितने टाइट हैं, यानी स्टेट ऑफ कार पे डिपेंड करता है वो। तो ये सारे आपके पास फैक्टर्स आ गए स्टॉपिंग और इसके। ठीक है, और फिर इसमें फ्रिक्शन का भी आ जाएगा कि आपके पास रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन कितनी है, जिसकी वजह से आपके पास ये चेंज आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज आपके पास एक और भी आ सकती है यहाँ पर, कि अगर आपके पास बहुत लोडेड कार है, तो लोडेड कार या आपके पास जो लोडेड व्हीकल होगा उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज्यादा लोडेड व्हीकल होगा, तो आप उसको फॉरन ब्रेक कभी भी नहीं लगाते, क्योंकि होगा ये कि इनर्शिया की वजह से आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड फोर्स और अप्लाई होगी। और फॉरन फोर्स लगाने की वजह से होगा ये कि बड़े जो ट्रक्स होते हैं कंटेनर्स वाले, अगर वो फॉरन फोर्स अप्लाई कर दें ब्रेकिंग फोर्स, तो वो आपके पास वहां पे उनको टिल्ट होने का वहां पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, फैक्टर होता है कि वो अपनी स्ट्रेट पोजीशन से टिल्ट ना हो जाए। ठीक है, तो एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कार और जो आपका व्हीकल है वो कितना लोडेड है। ठीक है,